नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। 4 बड़ी खबरों में पहली खबर है करनाल से, जहां दौरे पर पहुंची सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और वहीं चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर पहली खबर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर वार किया है। दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर के है, फ्लोर टेस्ट की मांग अब लगातार जो है विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है। अल्पमत की बात ये कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए फ्लोर टेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं तीसरी खबर चुनाव प्रचार से ही जुड़ी है, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो भी लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो चारों बड़ी खबरें आज की सियासत की आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चारों बड़ी खबरें कौन कौन सी है। पहली खबर सीएम सैनी से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा है कि कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, इन्होंने काम नहीं किया, जिसके चलते जनता चुनाव में इन्हें नकार देगी। सीएम सैनी ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की रफ्तार बढ़ जाती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस नेता करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी संख्या के साथ ही राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, इनको नकार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता। तो सीएम नायब सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो राज्यपाल के सामने फ्लोर टेस्ट पास कर ले। इसी के साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी पलटवार किया है। दिखाओ दो 10 विधायक दिखाए दो भाई, दिखाए दो। वो तो ये कहते हैं तो विधानसभा में शुरू करेंगे, गवर्नर का दिखाए दो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। सर भिवानी की बात करें फिर उनको क्या करें, कोई गुटबाजी नहीं। विनोद चौधरी नहीं आई, आप प्रश्न को आए मेरे तो पहले से पता था, मैंने जब ये बनी थी उसका गठबंधन हुआ था तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं, स्वार्थ के आधार पर मैंने लूटने का गठबंधन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, जो लगातार बातें चल रही हैं कि सरकार अल्पमत में है, विपक्ष लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, राज्यपाल के पास जाने की बात कर रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इसके पीछे का सियासी समीकरण क्या कहता है? क्या जो सत्ता के आंकड़े हैं वो उनके पास है या नहीं है? पूरी डिटेल दर्शकों को दीजिए।
देखिए ज्योति, अगर हम पूरी तरीके से हरियाणा का परसों जो एक वाक्य हुआ था कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को जो है समर्थन दे दिया है और उसके बाद राज्यपाल से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी, तो उसके बाद से अगर हम आंकड़ों के हिसाब से वर्बली तौर पर माने तो सरकार कहीं ना कहीं अल्प मत में जरूर जो दिखाई दे रही है, एक अंडर मेजोरिटी की सरकार जरूर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा में अगर संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात करें तो अब तक सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। सभी सरकार के पास जो है पूर्ण तरीके से बहुमत मौजूद है। लेकिन जो अब अगर हम आगे की सियासत की बात करें तो जो कांग्रेस ने है वो और जेजेपी ने गवर्नर को लेटर लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा है। उसके बाद अगर लेटर राज्यपाल से मिलते हैं और उसके बाद मिलने के बाद राज्यपाल विधानसभा के फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या फैसला करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बीच अभी एक जो उड़ती हुई एक सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि जेजेपी के 3 से 4 जो विधायक हैं वो पानीपत में जो पंचायत मंत्री जो महिपाल ढांडा है उनके घर पर पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने आए हैं। जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें जो बरवाला हल्के से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी विधायकों के बारे में अभी जो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन कौन शामिल हुए। तो अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक राज्यपाल के सामने परेड कराने की नौबत जो है वो आ गई है। विपक्ष अगर राज्यपाल के सामने 45 विधायकों की परेड जो करवा देता है तो राज्यपाल हो सकता है कि जो फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कह सकती है। लेकिन फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस मसले को लेकर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक जो है वो बयानबाजी जो है वो जरूर तेज हो गई है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने कल राज्यपाल से मिलने को लेकर जो है वो पत्र भेजा है और राज्यपाल उनको टाइम देते हैं और कल अगर वो कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आता है तो कितने विधायक आते हैं और कौन कौन आता है ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपी यहाँ पर नियम ये भी तो कहता है ना कि अभी तो हाल ही में जो सैनी की सरकार है उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, अभी 6 महीने से पहले तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो ये पूरा मामला तो अब राज्यपाल के ऊपर ही जाता है। देखिए ज्योति, अगर हम 6 महीने की कंडीशंस की बात करें तो जो एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे हमारी बात हुई है। ये जरूर है कि एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा के बीच का जो कार्यकाल है वो 180 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि सरकार विपक्ष अगर किसी भी तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए तो उसके ऊपर किसी भी तरह की रोक लगाई जाए, ऐसा कहीं पर भी कोई नियमों में नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर विपक्ष हर रोज ही हर महीने ही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा तो सरकार काम जो कैसे करेगी। तो ऐसे में 6 महीने के अंदर दोबारा अगर कोई भी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने तो उसको लेकर उनको राज्यपाल के सामने साबित करना होगा। वो भी जो भी मसला जो वो लेकर आते हैं, अगर ये कहते हैं कि अंडर मेजोरिटी की जो सरकार हरियाणा में नायब सैनी की है तो वो उसको साबित करना पड़ेगा, उनको उतने विधायकों की परेड करानी होगी। हमारे देश के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कि बहुत सारे मौके आए हैं जब राजभवन के अंदर जो विधायकों की परेड हुई है और सरकार गिरी या फिर सरकार बनी है। तो अब ओवरऑल इस पूरे मामले का जो दारोमदार आ गया वो राजभवन के ऊपर आ गया। हरियाणा के राज्यपाल जो है वो सब इन विपक्षी पार्टियों से मिलते हैं और उनके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होगी उसके ऊपर हमें नजर जो है रखनी पड़ेगी। लेकिन 6 महीने के अंदर दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, ऐसा कोई भी संविधान के अंदर नियम नहीं है। ठीक है ओपी, काफी खास जानकारी आपने दी। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर है, बीते दिन जो है बयान सामने आया था विधानसभा स्पीकर का, उन्होंने कहा था उनके पास लिखित में ऐसी कोई जानकारी नहीं है निर्दलीय विधायकों को लेकर के। उन्होंने भी पूरा मामला राज्यपाल के ऊपर डाला था कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे पास लिखित में कोई जानकारी नहीं है। देखिए ज्योति, हमें 2 बातें समझनी होगी। एक होता है गवर्नर जो स्टेट का जो कस्टोडियन होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का वो कस्टोडियन होता है। वाकई में सरकार जो राज्यपाल के नाम पर चलती है और राज्यपाल की मदद करने के लिए जो है एक मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट होती है और उस कैबिनेट और उसके मुख्यमंत्री के जितने भी कैबिनेट और मुख्यमंत्री होता है उन सभी का जो विधायकों का चुनाव वो जनता करती है। तो हमारे लोकतंत्र में भी इस तरह की एक सेक्युलर चेन है कि सबसे पहले जनता जो है वो विधायक चुनेगी, विधायकों के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता जो सीएम बनेगा, उसके बाद सीएम जिसको चाहेगा वो कैबिनेट में शामिल होगा और उन सभी जो कैबिनेट में शामिल होगा उन सभी को
मुख्यमंत्री सहित शपथ जो है राज्यपाल दिलवाएगा। अब सरकार किसकी है? राज्यपाल की है। सरकार गिरानी है, सरकार नहीं गिरानी है, उसका फैसला जो है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक के अलग अलग जो है प्रोविजन जो दिए हुए हैं। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसको नया सीएम बनता है तो उसको मेजोरिटी टेस्ट जो है वो विधानसभा में पास करना होता है। नायब सैनी ने भी पास किया था, इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब बने थे तो उन्होंने भी जो मेजोरिटी टेस्ट पास किया था। लेकिन अब 6 महीने के अंदर दोबारा अगर वो लेके आती है तो संविधान जो ये कहता है कि जनता की सेवा की जाए, जनता के काम किए जाए, संविधान के अनुसार सरकार चले। लेकिन विपक्ष कहती है कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और हर रोज जो है वो हर महीने या एक नियमित अंतराल के बाद नो कॉन्फिडेंस लाकर सरकार का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल के पेचीदगी इशू है जिनके ऊपर कुछ खुलकर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अब राज्यपाल से जो है वो मिलेंगे। स्पीकर की जहां तक बात है, स्पीकर तो विधानसभा की अंदर की कार्रवाई जो कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन स्पीकर के बाद जब तक कोई राज्यपाल से और विधायकों, निर्दलीय विधायकों से जो कुछ सूचना लिखित तौर पर नहीं आती है स्पीकर से, वो व्यक्तिगत तौर पर मिलने का आग्रह करते हैं। उसके बाद वो उनको कोई लेटर देते हैं, वो उस लेटर को जो गवर्नर को भेजेंगे और उसके बाद जो फैसला जो किया जाएगा। स्पीकर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करना होता है, विधायकों के अधिकारों का बचाव करना होता है, विधायकों के सवालों का जो जवाब है वो सरकार से दिलवाने होते हैं। जो भी बिल होते हैं उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक संविधान को समूह रूप से सभी को बोलने का मौका देते हुए वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सत्ता का संवैधानिक तौर पर जो स्वामी होता है वो किसी भी स्टेट का राज्यपाल ही होता है। बिल्कुल। लेकिन मोनू, एक और अहम जानकारी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, माफ कीजिएगा ओपी, यहाँ पर बात ये भी सामने आ रही है, बीते दिनों जब हम इन मामलों पर ज्यादा चर्चा कर रहे थे प्रवक्ताओं से भी, तो कांग्रेस और जेजेपी ऐसे तो साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे पर मामला डाल रहे थे कि आप जाइए आगे, आप बात कीजिए राज्यपाल से। तो ये क्या बताता है? क्या एकजुटता नहीं है विपक्ष में या वो किसी तरीके से डर रहे हैं? देखिए ज्योति, ये सवाल भी थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन दोनों की क्या मंशा है क्या नहीं वो बात की बातें, लेकिन ये सियासत है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो शह मात का खेल चलता रहता है। हर कदम के ऊपर जो है शह मात देने की जो कोशिश होती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मेजोरिटी टेस्ट लेके आ जाते हैं, क्या गारंटी है कल को 10 जेजेपी के विधायक हैं वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में प्रचार के पक्ष में वोट करेंगे? क्योंकि अगर हम माने तो 3 वर्तमान में माने तो 6 विधायक जेजेपी के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशियों की बजाय बीजेपी या कांग्रेस के पार्टी के पक्ष में जो कहीं ना कहीं जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में जेजेपी ठीक है, जेजेपी के वो 10 विधायक हैं और जेजेपी व्हिप जारी कर देगी और 3 महीने का वक्त है, कोई भी क्रॉस वोटिंग करके अपनी सदस्यता खारिज करवा लेगा और अपनी एक टिकट अगली पार्टी में जो है बीजेपी के तरफ करवा कर जो कर सकता है। तो ऐसे में जेजेपी के जो 7 विधायक दूसरी पार्टियों में, 6 विधायक जो दूसरी पार्टियों में प्रचार कर रहे हैं, वो एक दिक्कत की बात। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी पर विश्वास करके अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और कल को क्रॉस वोटिंग हो जाती है, सरकार बच जाती है, तो जनता के बीच में मैसेज आएगा कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी एक है। जननायक जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई दे रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सियासी तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए धीरे धीरे एक स्मूथ तरीके से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी अपनी रणनीति के तहत ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये सियासत है, सरकार किसी की बने, बीजेपी के गिरे या कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ अपना नफा नुकसान देखकर ही जो कदम रखा जाता है। कल की बात करें तो जब 3 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आकर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी, तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाया था कि क्यों ना सरकार के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन वो लेकर आते हैं, वो सिर्फ ऐसे विधायकों को इकट्ठा करते हैं, इसका क्या मतलब है? उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार किया कि वो बोला पहले अपने जो है वो पहले वो खुद क्यों नहीं राज्यपाल के पास जा रहे और अपने 10 विधायकों को इकट्ठा करें। तो इसके बाद आज जो है वो पहले जननायक जनता पार्टी ने राज्यपाल को मिलने का पत्र मांगा और उसके बाद जो है कांग्रेस ने पत्र मांगा। तो देख सकते हैं कि दोनों शुरुआत में अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे पर छिकाकशी करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब दोनों का जो सिरा है वो राज्यपाल की तरफ आकर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं निर्णायक कहीं ना कहीं वही है। बिल्कुल। लेकिन ओपी, यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात होगी, सूत्रों के हवाले से आपने भी एक खबर बताई थी, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से खबर और आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी जेजेपी के कुछ विधायक मिले हैं। तो ऐसे में अगर ये सब चीजें होती है, वो उनसे मिलते हैं, तो फिर ये एक तरफ से खतरा फिर विपक्ष पर ही आ गया।
कि आप जिन 3 निर्दलीय विधायकों के बल पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब बहुमत है, तो अब आपके 3-4 खिसक के जाएंगे तो फिर तो वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। देखिए ज्योति, ये बेसिकली जो सियासत होती है ना, ये यहाँ किसी की नहीं होती। यहाँ पर अपना पार्टी का और अपना व्यक्तिगत नफा नुकसान देखकर ही जो काम होता है, और उसी के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जो है कवायद कर रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जननायक जनता पार्टी के जो विधायक मिले हैं, 3 से 4 विधायकों को मिलने की बात आ रही है, और एक जगह से कुछ 6-7 वीडियो भी सामने आ रहे हैं। और उस वीडियो में जो बरवाला हल्के से विधायक जोगीराम सियाग हैं, उनको बिल्कुल साफ तौर पर जो है देखा जा रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जोगीराम सियाग हिसार के बरवाला हल्के से जो जेजेपी के विधायक के तौर पर पिछली बार जीते थे, और वो लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता भी जो है वो रहे हुए हैं। और बीजेपी की पिछली सरकार में उनके पास जो है वो शायद हाउसिंग बोर्ड का जो है वो चार्ज भी था, वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी थे। लेकिन 2019 में जब बरवाला हल्के से भारतीय जनता पार्टी ने जो सुरेंद्र पूनिया है उनको टिकट दे दी, तो वो जो है वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। चुनाव से ऐन मौके पर उन्होंने जो पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद जो जेजेपी का जो दामन थाम गया, और समीकरण कुछ ऐसे बने कि बीजेपी के जो सुरेंद्र पूनिया थे वो हार गए और जोगीराम सियाग जो है वो जीत गए थे। तो जोगीराम सियाग शुरू से ही, और जोगीराम सियाग की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों उन्होंने जेजेपी के संगठन से भी जो है वो इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया। उनको जो रोहतक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, उनसे भी उन्होंने जो है वो इस्तीफा जो है वो दे दिया था। इसके अलावा पार्टी के में जो उनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी मिली थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक तरह से वो पुराने बीजेपी के रहने वाले हैं, और बीजेपी के पक्ष में वो अपनी तरह से कैनवासिंग कर रहे हैं। हिसार में वो लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के पक्ष में। वहीं अगर दूसरी बात करें तो जो देवेंद्र सिंह बबली है, जो पिछली मनोहर लाल सरकार में पंचायत मंत्री बने थे, उनका भी एक कटु बयान आया है कि 10 विधायकों को विप जारी करने की जो दुष्यंत चौटाला धमकी दे रहे हैं, वो ये ना सोचें कि शायद उनको अगर 7 विधायक एक साथ हो जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला को भी विधायक दल का नेता हटा सकते हैं। तो इस तरह का जो उनका भी एक बयान आया, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के ऊपर वो भी हमलावर है। वहीं 2 विधायकों की, और ये तो शुरू से ही इस तरीके से मुखर बयानों को देते आते हैं। देवेंद्र बबली की जहां आप बात कर रहे हैं, वो शुरू से ही इस तरीके के बयान देते आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मेन सवाल ये बनता है कि अगर विपक्ष के पास एक बड़ा मौका, इसको कह सकते हैं, थोड़ा जोर लगाए, अगर वो अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कमजोर पड़ती हुई तो नहीं दिखेगी, क्योंकि इतनी आसानी से अपने हाथ से सत्ता जाने देना बीजेपी की तो कम से कम नहीं ही करेगी। देखिए ज्योति, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहना शायद सवाल भी नहीं बनता कि सत्ता अपने हाथ से कभी भी कोई नहीं जाने देता। आपको ध्यान हो तो बिहार में जितिन मांझी नाम के एक शख्स को जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने जेल जाते वक्त जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाकर गए थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने नीतीश मांझी से कहा कि आप इस्तीफा दे दें, तो इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। इसके बाद जो है विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत की और विधायक दल का नया नेता चला, तब जाकर उनकी कहीं ना कहीं जो वो छुट्टी हुई थी। तो आपको पता है ना कि सत्ता से दूर कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन बीजेपी के पक्ष में देखिए, मैं ये जरूर मानता हूँ कि आज के दिन अगर हम एक मैथमेटिकली और व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार के पास कुल 43 विधायक हैं और विपक्ष के पास आज 45 विधायक है। लेकिन अगर इसी बात को हम जुटलाकर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जहां पर सब कुछ कागजों में चलता है, जो राज्यसभा से लेकर राज्यसभा से होता हुआ विधानसभा और विधानसभा से होता हुआ चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में जो सरकार पहुंचती है, इस पूरे मसले के अंदर अभी तक सरकार जो है सेफ दिखाई बिल्कुल दे रही है। 2 विधायकों की बीजेपी को कमी देख रही है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि साम दाम दंड भेद अपनाकर कुछ ना कुछ जो किया जाए, क्योंकि अगर कोई विप जारी भी होता है किसी भी पार्टी का और कोई भी विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करता है तो 3 महीने के लिए उसकी एक तरह से सदस्य जो है मेंबरशिप जो है वो जाएगी, और 3 महीने का ज्यादा कोई अंतर नहीं। अगर उनको एक टिकट का और मंत्रिमंडल में शामिल कराने का या फिर किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी देने का
जो है वो उनका लालच उनको देकर उनको साम दाम दंड भेद की नीति से मना लिया जाए तो सरकार बच सकती है। लेकिन सरकार को गिराना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर राज्यपाल ने एक कंडीशन रख दी कि आप अपने 45 विधायकों की परेड जो है राजभवन में एक दिन करवाएं, तो कांग्रेस में भी बहुत गुटबाजी है, क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरी सरकार गिराने का जो है कहीं ना कहीं एक अपने स्तर पे सहरा बांधने की कोशिश करेंगे। लेकिन किरण चौधरी के समर्थित विधायकों की बात करें, कुमारी शैलजा के विधायकों की बात करें, या फिर रणजीत सिंह सुरजेवाला की बात करें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के हीरो बनकर आए, वो सरकार गिरे, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे ये भी हैं। और जेजेपी के जो कुछ विधायक जो है वो वैसे ही शुरुआत से ही बीजेपी के इसमें ये कहा जा सकता है, बिल्कुल ओपी, इसमें ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा कि क्या एक्शन विपक्ष लेता है या फिर क्या कुछ इस राजनीति में होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार दर्जनों गांवों का दौरा कर रहे हैं। पटौदी विधानसभा के मानेसर में प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। बीजेपी का कोई ऐसा इरादा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। आपको बता दें कि नाहरपुर गांव में पहुंचने पर गांव की सरदारी से राव इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया और पगड़ी पहनाकर उन्हें यहां पर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस इलाके की जनता ने हमेशा से ही उनका साथ दिया है और इस बार भी भरोसा है कि अपना कीमती वोट देकर वो उन्हें जिताएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल पहले भी था। 2 बार देश की जनता ने मोदी को वोट दिया और अब तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। तो जैसे पहला सहयोग था उसके बराबर का सहयोग आज के दिन में मिल रहा है, 36 बिरादरी की तरफ से मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। कांग्रेस के गढ़ नूह में इस बार आपने चुनावी दौरा अपना तेज कर दिया है। पहले विजय संघ रैली हुई, उसके बाद कल भी आप वहां पर थे। नूह में लोगों का रुझान कहाँ देखने को मिल रहा है? रुझान तो बहुत अच्छा लगा। उसका परिणाम 25 तारीख को मालूम चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहले की निस्बत नूह के अंदर भी कुल मिलाकर के मेरे को अच्छी खासी वोट मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं विजेंद्र, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, बीजेपी पूरे पुरजोर से लगी हुई है कि हर सीट पर वैसे तो प्रचार चल ही रहा है, लेकिन गुरुग्राम में हम कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं, तो आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, गुरुग्राम में मुकाबला वो कहीं अब बनता रहा है। जब पहले प्रचार रुके हुए वही अब प्रचार रुके हुए और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हालांकि आपको बता दें कि राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता है और कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लगातार उनको समर्थन भी मिल रहा है और जहां पर वो जा रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले से बेहतर वो वोटों से इस बार जीत कर आएंगे। और ऐसे में जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो भारी मतों से उन्हें जिताए। मेवात में भी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज मानेसर में दौरा था, वहां पर भी जनता से अपील की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस लगातार एक सवाल खड़ा कर रही है कि अगर 400 सीटों का दायरा भाजपा दे रही है और ऐसे में वो कह रही है कांग्रेस कि जो आरक्षण है उसको खत्म करने की बात भाजपा कर रही है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और ऐसे में ये आरोप लगातार जो विपक्ष है वो लगा रहा है, ऐसे में आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और हरियाणा में भी जिस तरह की राजनीति अब लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो चुनावी प्रचार है वो तेज तो हो रहा है, साथ ही साथ जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी है वो लगातार ज्योति देखा जा रहा है। और गुरुग्राम लोकसभा की सीट की बात करें तो काफी हॉट सीट है गुरुग्राम लोकसभा की और काफी दिनों बाद मत्थापच्ची करने के बाद कांग्रेस ने राज बब्बर को यहां से उतारा है चुनावी मैदान में और पूरी जोर तरीके से राज बब्बर भी जनता के बीच जा रहे हैं और अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतने नहीं आए हैं, लोगों के दिलों में घर बनाने आए हैं। वहीं राव इंद्रजीत
कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता के लिए लेकर आए हैं और 10 सालों में लगातार उन्होंने विकास किया है। और माजरा की बात उन्होंने की कि एम्स में शिलान्यास किया गया है और ऐसे में लोगों को फायदा होगा। और भी कई कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर की उन्होंने बात कही। तो कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव है वो रोचक होता नजर आ रहा है ज्योति जी। बिल्कुल, और अभी तो ऐसा समय है विजेंद्र की कोई नेता कुछ कह दे तो उसका विपक्षी और बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करेगा ताकि उससे कुछ तो हासिल हो जाए। बिल्कुल, देखिए चुनाव का मिल जाए। ज्योति देखिए, चुनाव का दौर है, ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार जो सत्ता पक्ष की बातों का पकड़कर उसका मुद्दा भी बनाता है, उसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश भी करता है। और ऐसे में जिस तरह से अब लगातार अब गुरुग्राम लोकसभा में देख रहे हैं कि जब हम राजबब्बर से सवाल पूछते हैं क्योंकि इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और किस तरह का रिस्पांस उनको मिल रहा है, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है और इस बार वो अगर जनता उनको मौका देगी तो गुरुग्राम की तस्वीर बदलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी के ये जो प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनको पिछले 3 बार से मौका जनता दे ही रही है, लेकिन अब देखना होगा इस चुनाव में क्या जनता फैसला करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के गांव बहबलपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों से मिल रहे जन समर्थन को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों से जनता खुश नजर आ रही है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।